नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुकर देशमुख। इससे पूर्व के वीडियो में हमने शास्त्र पर चर्चा की। इस वीडियो में काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा बिंदु साहित्य, इस पर हम चर्चा करेंगे। साहित्य का स्वरूप और परिभाषाएं। साहित्य का स्वरूप देखते समय हमें सबसे प्रथम मनुष्य को केंद्र में रखना पड़ता है और इसीलिए साहित्य का निर्माता, साहित्य का वाहक और साहित्य का सर्जन करता, इनकी बात हमें यहां पर आज इस व्याख्यान में प्रमुख रूप से करनी है। मानव द्वारा या मनुष्य द्वारा अपने भावों, विचारों तथा कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने तथा उन्हें स्थिरता प्रदान करने की भावना ने साहित्य को जन्म दिया। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात मनुष्य है। मनुष्य के भाव, विचार तथा कल्पना और इन तीनों को अभिव्यक्त करने तथा उन्हें स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से साहित्य को जन्म मिला है या साहित्य का जन्म हुआ है। यहां पर मनुष्य अपने भावों को व्यक्त तो करता है। कई उदाहरण इस संदर्भ में दिए जा सकते हैं। हम लोग बोलचाल में भी कभी कभी दुखद प्रसंग है तो उसमें करुणाजनक भाव व्यक्त होता है। अगर आनंद का क्षण है तो आनंद, हर्ष का भाव होता है। ये सब भाव जो है और उसमें हमारी प्रतिक्रिया भी होती है। ये जो प्रतिक्रिया जो है, इस प्रतिक्रिया को मतलब मन में जो उठने वाले भाव जो है उन्हें, मन में जो उठने वाले विचार हैं उन्हें तथा आगे क्या होने वाला है अर्थात कल्पना, केवल मनुष्य के मन में या मनुष्य में उठने वाले विचार या भाव जो सद्य या वर्तमान स्थिति में होते हैं उनकी चर्चा तो साहित्य करता ही है। परंतु इसके आगे जाकर कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखक या फिर कथाकार कल्पनाओं को भी अपने साहित्य में ले आता है। अब इन्हें स्थिरता प्रदान करता है। अब इन्हें स्थिरता प्रदान करता है मतलब ये कि इसे स्थायित्व देता है, लिखता है, उसे संजोकर रखता है, तब जाकर साहित्य का जन्म होता है। यह संकल्पना इसके मूल में है। अब अपनी मनुष्य की जो अपनी विभिन्न अभिव्यक्तियां जो है उसे शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है, मतलब शब्दों द्वारा व्यक्त करता है। मनुष्य अपने भावों को, विचारों को और कल्पनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, जिसे हम कहते हैं शाब्दिक अभिव्यक्ति। यहां पर शाब्दिक अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज के लिए अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। समाज के लिए स्थायित्व मतलब क्या कि कोई लेखक है, वो लेखक अगर कुछ लिख रहा है, उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, निबंध लिखे या फिर काव्य लिखे या अन्य नाटक लिखे, वह जो है वह लेता घटना जो है कहां से, तो समाज से, और देता किसके लिए है, समाज के लिए। इसलिए सामाजिकता उसमें अधिक है और वो जो अभिव्यक्ति होती है वो सामाजिकता को अधिक स्थायित्व देती है। इसीलिए समाज में उसका साहित्य प्रचलित हो जाता है और वह एक अलग प्रकार की अभिव्यक्ति को पाता है या करता है। प्रत्येक मनुष्य जो है अपनी आत्मा पर, प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा पर पड़े प्रभाव को व्यक्त करना चाहता है। उसकी यह अभिव्यक्ति जो है उसे हम आत्माभिव्यक्ति कहते हैं।
इस आत्माभिव्यक्ति को जब हम शब्द रूप देते हैं, उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, मैं यहां पर व्याख्यान दे रहा हूं, यह व्याख्यान शब्द रूप में है। यह शब्द रूप में दिया हुआ व्याख्यान भी एक प्रकार से साहित्य है, मेरी अपनी अभिव्यक्ति है उस विषय के संदर्भ में। इसलिए ये जो साहित्य में जो आत्माभिव्यक्ति होती है उसे ही हम साहित्य कहते हैं सही अर्थ में। इस संदर्भ में मुझे डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी का एक वक्तव्य याद आ रहा है। वे कहते हैं, साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात हमारे विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण वह संरक्षणीय भी हो जाती है। मतलब ये साहित्य जो है, साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया। अब संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया मतलब क्या है? संसार मतलब ये संपूर्ण विश्व की बात इसमें है, व्यापकता की बात है। हमारे विचार मतलब मनुष्य के विचार, भाव और संकल्प, इसकी जो शाब्दिक अभिव्यक्ति हो, चाहे वो लिखित रूप में हो या फिर मौखिक रूप में हो, हमारे साहित्य में हम जब देखते हैं अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं, अनेक लोकगीत प्रचलित हैं, उन्हें शाब्दिक अभिव्यक्ति मिली है किंतु वह लिखित रूप में नहीं है। ऐसा कई साहित्य, जिसे हम लोक साहित्य कहते हैं, कई प्रकार लोक साहित्य के अंतर्गत मिल जाते हैं, लेकिन वो लिखित रूप में बहुत कम मात्रा में मिल जाते हैं। ऐसे साहित्य को भी जब हम शाब्दिक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं तब वह संरक्षणीय हो जाता है, लेकिन सबसे अधिक संरक्षणीय तब होता है जब हम उसे लिखित रूप में रखते हैं। बाबू गुलाब राय जी यही बात करते हैं। साहित्य शब्द आज का शब्द नहीं है, आधुनिक शब्द नहीं है, लेकिन उसे आधुनिक काल में सबसे ज्यादा हम मानने लगे हैं, उस पर ज्यादा विचार करने लगे हैं। साहित्य शब्द जो है, ये साहित्य शब्द सहित योग यत बराबर साहित्य, इस प्रकार से बना है। साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का एक साथ होना। क्या है? साहित्य शब्द सहित योग यत बराबर साहित्य। अब सहित मतलब हित के साथ होना साहित्य है। इसका अर्थ बना कि शब्द और अर्थ का एक साथ होना अथवा दोनों में सहभाव होना। संस्कृत में कहा गया है इस संदर्भ में सहितस्य भावः साहित्यम। इसमें विद्वानों ने सहित शब्द के साथ होना और हितेन सब सहितम अर्थात हित के साथ होना, ये दो अर्थ बताए या इन दोनों अर्थों को माना है। ये जो दो अर्थ हैं, इन दोनों अर्थों से देखिए, बात मैं एक एक बिंदु को लेकर करता हूं। पहला अर्थ विद्वानों ने, जो संस्कृत के विद्वानों ने जो बताया, या आधुनिक विद्वान भी इस पर चर्चा करते हैं, तब हमें पता चलता है सहित शब्द के साथ होना। सहित में भी दो शब्द हैं, एक है स और दूसरा है हित, मतलब हित को साथ लेकर चलना। और दूसरा बताया हितेन स सहितम, मतलब हित के साथ होना। दोनों का अर्थ लगभग एक ही है और दोनों एक ही अर्थ को यहां पर प्रयुक्त करते हैं। अब इसमें हित किसका? आसान है, इसमें हित मनुष्य का। जिसमें मतलब जिस साहित्य से मनुष्य का हित हो, ये यहां पर बहुत मायना रखने वाली बात कही है विद्वानों ने कि मनुष्य का हित इसमें निहित होता है। इस प्रकार जहां पर शब्द और अर्थ और विचार, इनका परस्पर अनुकूल सहभाव जहां पर होता है, उसे साहित्य कहा जाता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से भी साहित्य शब्द का एक अर्थ है, और वह अर्थ है एकत्र की हुई ज्ञान राशि। अर्थात ज्ञान राशि
का एकत्र करना। अब ये 11 राशि कैसे हो? लिखित रूप में हो सकती हैं, मौखिक रूप में हो सकती हैं, इसे व्यापकता प्रदान की गई है। साहित्य के लिए हमने इस प्रकार से जो 11 राशि होती है उस 11 राशि को हमने माना। और ये 11 राशि किसके हित में होनी चाहिए? ये मनुष्य के हित में होती है, जानवरों के हित में नहीं होती। और इसीलिए यहां पर जो 11 राशि जो है, व्याकरण भी यही बताता है, व्याकरण भी कुछ अलग नहीं बता रहा हमें। व्याकरण भी यही कह रहा है कि 11 राशि का मनुष्य के हित के लिए होना। और इसीलिए व्याकरण ने भी साहित्य का अर्थ वही लिया जो हमें अपेक्षित है। मतलब यह कि साहित्य शब्द का अर्थ एकत्र की हुई 11 राशि, इस अर्थ में व्याकरणाचार्यों ने, व्याकरणकारों ने लिया है। अब ये बात भी बहुत सटीक हमें यहां पर महसूस होती है। साहित्य के लिए अंग्रेजी में लिटरेचर शब्द है, पर्यायवाची शब्द। हम कहेंगे अंग्रेजी का शब्द अगर कोई है साहित्य के लिए तो लिटरेचर है। अब ये लिटरेचर शब्द लेचर शब्द से बना हुआ है, लैटिन शब्द है ये। इस लैटिन शब्द से ये लेचर शब्द बना है। और लेचर का अर्थ क्या है? लेचर का अर्थ है अक्षरों का जितना विस्तार है वह सब लिटरेचर है या लेचर है, अक्षरों का विस्तार। अब अक्षरों का विस्तार फिर वही बात है, मतलब अंग्रेजी भाषा के विद्वान भी यही मानते हैं कि अक्षरों का विस्तार साहित्य है, उसमें व्यापकता है। लेकिन इसमें दो बातें फिर निहित हो जाती हैं, एक है लिखित और दूसरी है मौखिक। इसलिए साहित्य जो है, ये साहित्य का स्वरूप जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि साहित्य शब्द अति व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, होता था, आज भी होता है बिल्कुल सामान्य अर्थ में। प्राचीन संस्कृत आचार्य जो है उन्होंने भी शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य बताया। अब ये जो काव्य जो है, एक मतलब उस समय साहित्य नहीं कहा जाता था। अगर हम आधुनिक काल तक आते हैं या आधुनिक काल से पूर्व की बात अगर करते हैं तो केवल काव्य काव्य काव्य, और इसलिए तो काव्य शास्त्र नाम पड़ा हुआ है, काव्य का शास्त्र। और उसी के आधार पर फिर हम आगे चलकर आधुनिक युग में कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, डायरी वगैरह वगैरह उसी के अंतर्गत हमने रख दिए हैं, उसी के अंतर्गत हमने उसका समावेश किया है। तो इस प्रकार से, लेकिन जब तक साहित्य शब्द प्रचलित नहीं था तब तक काव्य शब्द प्रचलित था। इसलिए संस्कृत के आचार्य कहते हैं शब्द और अर्थ के सहभाव को हम काव्य मानते हैं। उसी प्रकार आधुनिक युग में भी हिंदी में साहित्य शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द की तरह व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में हुआ है। अब व्यापक अर्थ तो मैंने आपके सामने रखा, संकुचित अर्थ की बात जब हम करते हैं तब बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे समझ में आता है कि वह केवल वांग्मय का ही पर्याय बन जाता है। यहां पर विस्तारित बात में, साहित्य के विस्तार के रूप की बात मैं जब कर रहा था तब उसमें मैं एक और बात उसमें जोड़ना चाहता हूं। शब्द भंडार जो है और वाणी का विस्तार जो है वह सब कुछ, चाहे लिखित हो मौखिक हो, वह साहित्य है। और इसीलिए साहित्य व्यापक अर्थ में हम आधुनिक काल तक आते जब तक नहीं आए थे, आधुनिक काल में भी आजकल भी हम उसे व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। तो साहित्य का यह हुआ व्यापक अर्थ। अब संकुचित अर्थ में या रूढ़ अर्थ में जिसे हम कहते हैं कि साहित्य केवल गद्य और पद्य का पर्याय बन गया है। साहित्य केवल गद्य और पद्य में रचित रचनाओं के लिए शब्द प्रयोग हो रहा है। मतलब हमने अब साहित्य का संकुचित अर्थ कर दिया, साहित्य को हमने संकुचित अर्थ में प्रयुक्त हम करने लगे, साहित्य को हम संकुचित अर्थ में लाने लगे। संकुचित अर्थ की बात जब मैं कर रहा हूं तो उसमें केवल हम लोगों ने उसे एक दायरे में रखा साहित्य को। वो दायरा कौन सा है कि गद्य और पद्य। पद्य तो बात समझ में आती है, पद्य का मतलब काव्य, जिसमें लय हो उसे हम काव्य कहते हैं या कविता को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। गद्य की बात जब आती है तब काव्य साहित्य का विस्तार हो जाता है। गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सारी विधाएं उसके अंतर्गत आ जाती हैं।
तो इस प्रकार से यहां पर व्यापक अर्थ, गद्य व्यापक अर्थ देने लगता है। अब मैंने कहा कि गद्य व्यापक अर्थ देने लगता है, मतलब कहानी, उपन्यास वगैरह वगैरह ये सारी विधाएं, साहित्य की विधाएं उसके अंतर्गत हमने अंतर्निहित कर दी। लेकिन दर्शन शास्त्र की कोई किताब हो तो, भूगोल की कोई किताब हो तो, ज्योतिष शास्त्र की कोई किताब है तो, इतिहास का कोई ग्रंथ है तो, अर्थशास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, ऐसे अनेक विषयों पर लिखी गई जो पुस्तकें जो है या ग्रंथ हैं, तो उन्हें हम कहां रखेंगे? व्यापक अर्थ को जब हम देखते हैं तब ये तो पुस्तकें या ये जो ग्रंथ लिखे जाते हैं ये गद्य में लिखे जाते हैं अधिकांशतः, तब जाकर हम उसे भी साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, रखना पड़ता है, क्योंकि हमने मान्य किया है, स्वीकार किया है कि साहित्य गद्य और पद्य इन दोनों को समेटा जाता है। तो गद्य के अंतर्गत ये आता है, मतलब लिखित है। इसीलिए ये जो लिखी विभिन्न विषयों पर लिखी गई पुस्तकों को भी हम क्या करते हैं? साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। अब क्यों रखते हैं? इसकी ये सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वो भी मानव हिताय होता है। साहित्य का मूल उद्देश्य मानव हिताय होना, मनुष्य के हित के साथ होना। मनुष्य हित में है। आप दुनिया की कोई भी पुस्तक ले, कोई भी ग्रंथ ले, वह मानव हिताय होता है, उसमें मनुष्य का हित कहीं ना कहीं निहित होता है। इसीलिए इन सब का उद्देश्य होता है ज्ञान बढ़ाना, और यही कारण है कि इसे हम क्या करते हैं? साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य व्यापक अर्थ को प्रयुक्त करता है। अब थोड़ा सा और आगे जाकर मैं, केवल ज्ञान राशि की बात हमने अब तक की, या ज्ञान की बात मैंने अब तक की, लेकिन साहित्य जो है मनुष्य को एक आनंद प्रदान भी करता है, मनोरंजन भी करता है। उदाहरण के लिए मैं अगर बता दूं, मैं हमेशा इस बात को लेकर चलता हूं और वो बात आप सबके सामने भी रखता हूं कि मनुष्य साहित्य में जीता है और साहित्य में मरता है। इसके लिए एक उदाहरण, अमावस की रात है, उस अमावस की रात में रात को 12 बजे अगर कोई व्यक्ति अकेला चल रहा है, रास्ते से सुनसान है, निर्जन है और अकेला चल रहा है, वह अकेला एक तो थोड़ा जल्दबाजी में चलता है, पहली बात। दूसरी बात, वह मुक नहीं चलता, वह कुछ गुनगुनाता चलता है या कुछ बड़बड़ाता चलता है। मतलब आप लोग प्रयोग करके देख लीजिए या कल्पना कीजिए, गुनगुनाता हुआ चलता है या फिर बड़बड़ाता हुआ चलता है। वह गुनगुनाना भी मन में नहीं होता, वह जोर जोर से होता है। क्यों? क्योंकि वह डर पर, जो डर है मनुष्य के अंदर, वह डर को बाहर फेंकना चाहता है उस गुनगुनाने के कारण, उस बड़बड़ाने के कारण, और चलता है, रास्ता काटता है। ये जो स्थिति जो है, ये स्थिति साहित्य की है। मनुष्य साहित्य में जीता है, साहित्य में जीता है। इसके बाद मनुष्य जो है कि साहित्य को पढ़ते समय क्षण भर के लिए क्यों न हो, लेकिन इस विश्व को भूल जाता है, कल्पना जगत में भागने लगता है। उदाहरण के लिए मैं अगर बता दूं, मैं तो मानता हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि गीत, सिनेमा के गीत हो या सिनेमा भी हो, साहित्य का ही एक अंश है। और इसीलिए जब हम सिनेमा देखते हैं तो हम सिनेमा देखते समय अगर कोई पुरुष है तो वो उस नायक की कल्पना करता है, उसे ऐसा लगता है अरे मैं भी वही हूं, और अगर कोई महिला है तो वो उसे लगता है कि मैं वो नायिका जो है मैं ही हूं। मतलब इस प्रकार से नायक नायिका के बीच में हम घुल मिल जाते हैं, खलनायक में हम ज्यादा नहीं घुसते। खलनायक की कल्पना हमारे लिए हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य, मतलब साहित्य हमें यह बतलाता है कि आपको नायक बनना है, नायिका बनना है। साहित्य हमें इस ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य का जीवन साहित्य के कारण सरस, सुखी और सुंदर बनता है। सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना साहित्य के माध्यम से ही मनुष्य आत्मसात करता है, वरना नहीं होती। तो इसीलिए साहित्य मनुष्य को सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाता है। और यह साहित्य केवल अकेले मनुष्य के लिए
नहीं होता, यह साहित्य समाज के लिए होता है। इसीलिए कहा जाता है साहित्य के संदर्भ में कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि दीपक भी है। अब ये जो दर्पण ही नहीं दीपक भी है, इस प्रकार की संकल्पना को अगर रखा गया, अर्थात ये कि साहित्य जो है, ये साहित्य दर्पण, दर्पण क्या करता है, आपकी छवि आपको दिखलाता है, जो इसी भी हो, जो छवि आपकी है उस छवि को दिखाने का वो प्रयत्न कर दिखाता है। दीपक क्या करता है, आपको मार्ग दिखलाता है। मतलब कई विद्वान साहित्य को केवल दर्पण तक सीमित रखते हैं, लेकिन कई विद्वान साहित्य को दीपक भी मानते हैं। तो साहित्य दर्पण ही नहीं है समाज का, वो दीपक भी है, इस अर्थ में कि साहित्य जो सामग्री लेता है साहित्य निर्माण के लिए, साहित्य सर्जन के लिए, वह समाज से लेता है और समाज को ही देता है। और समाज जो साहित्य पढ़ता है उसे मार्गक्रमण होता है। उदाहरण के लिए मैं अगर बता दूं अन्ना हजारे जी का, अन्ना हजारे जी एक समय मतलब अपने गांव आ रहे थे दिल्ली से, तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी सफर में, और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। मतलब एक फौजी का जीवन छोड़कर उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया। यह परिवर्तन साहित्य के कारण हुआ। ऐसा परिवर्तन साहित्य मनुष्य के जीवन में करता है। मनुष्य साहित्य के लिए इस प्रकार से, और साहित्य मनुष्य के लिए होता है, मतलब समाज के लिए साहित्य और साहित्य के लिए समाज, दोनों एक आपस में मिले जुले होते हैं, घुल मिल जाते हैं। इस साहित्य की मतलब स्वरूप पर इस प्रकार से विचार करने के पश्चात मैं अब साहित्य की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर विचार यहां पर करता हूं संक्षेप में। बिल्कुल पाश्चात्य विद्वान जो है यहाँ पर हेनरी हडसन जो है, इन्होंने साहित्य की परिभाषा देते समय कहा, इट इज अ फंडामेंटली एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। पाश्चात्य विद्वान है हेनरी हडसन कह रहे हैं, इट इज अ फंडामेंटली एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति कराता है। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति कराता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। साहित्य मैंने कहा इससे पहले स्वरूप में कहा मैंने कि साहित्य समाज के लिए है और समाज साहित्य के लिए है, दोनों एक दूसरे से घुले मिले हैं। तो इसलिए साहित्य मूलतः भाषा के, केवल उसके लिए माध्यम चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए पहुंचने का, और वो शब्दों का साधन, भाषा का साधन होता है। शब्दों द्वारा वो अपनी अभिव्यक्ति करता है। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है वह भाषा के माध्यम से की जाती है, उसे हेनरी हडसन ने साहित्य माना है। हमारे संस्कृत के विद्वान हैं दूसरे कवि राजशेखर, वे कहते हैं शब्द और अर्थ के यथा योग्य सहयोग वाली विद्या साहित्य है। शब्द और अर्थ के यथा योग्य सहयोग वाली विद्या साहित्य है। जैसे मैंने स्वरूप में बता दिया था, शब्द और अर्थ का सहयोग होगा। शब्द है तो उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, अच्छा अर्थ निकलना चाहिए, गलत अर्थ तो नहीं। लेकिन मतलब इन दोनों का सहयोग होता है, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो, वह साहित्य है। मतलब सहयोग वाली विद्या साहित्य है। मतलब इनमें मौखिक और लिखित इन दोनों प्रकार की शब्दावली को जो अर्थ प्रदान करती है, अच्छा अर्थ प्रदान करती है, उसे साहित्य माना है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जो है, उन्होंने भी साहित्य की परिभाषा देते समय बहुत अच्छी बात कही, बहुत मौल्यवान बात कही है कि साहित्य शब्द से साहित्य में मिलने का भाव देखा जाता है। साहित्य शब्द से साहित्य में मिलने का भाव देखा जाता है। अब ये मिलन कौन सा या किसका, किसके साथ मिलन? वह केवल भाव भाव का मिलन नहीं, भाषा भाषा का मिलन नहीं, ग्रंथ ग्रंथ का मिलन नहीं, बिल्कुल निकट का दूर के साथ अंतरंग मिलन। अर्थात मनुष्य का मनुष्य के साथ, अतीत का वर्तमान के साथ मिलन जो होता है, उसे साहित्य की संज्ञा से अभिहित किया है। यह जो स्थिति है कि मनुष्य को, मतलब इस संदर्भ में मुझे एक गीत याद आ रहा है, नीरज, गोपाल दास नीरज ने एक गीत लिखा है जो बहुत प्रसिद्ध गीत है।
आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, हर बार वही अपराध करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, मनुष्य का मनुष्य के साथ मिलन। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं, साहित्य उसे कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार की परिभाषा देकर साहित्य को अत्यंत सुदृढ़ और व्यापक बनाया है। मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ने का प्रयत्न उन्होंने किया। अंतिम विद्वान जो है गंगा प्रसाद पांडे, उन्होंने साहित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, साहित्य विचारशील आत्माओं की अमर अभिव्यक्ति है। जो विचार करता है, सोचता है, जो सोचता है, मतलब वो जो अच्छी तरह से मंथन करता है, वही ज्ञान दे सकता है। इसलिए कहा अमर आत्मा की अभिव्यक्ति है। मतलब साहित्य विचारशील आत्माओं की अमर अभिव्यक्ति है, अमर है, वो मिटने वाली नहीं है, मर्त्य नहीं है, वह अमर है। उसमें जीवन संबंधी उन विशेष विचारों का संकलन होता है जो हमारे यथार्थ जीवन को प्रगति देते हैं। मतलब प्रगति की बात मैंने इससे पहले ही कहा था कि साहित्य मनुष्य को, समाज को उत्कर्ष की ओर ले जाता है। और इसीलिए यहाँ पर साहित्य की परिभाषाओं को भी अगर हम देखते हैं उपर्युक्त विद्वानों द्वारा, आचार्यों द्वारा, तो हमें यही पता चलता है कि साहित्य मनुष्य को आनंद के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ, दुख के, कष्टों के क्षणों से उबरने के साथ साथ उन्हें यथार्थ जीवन को प्रगति की ओर ले जाने का, उत्कर्ष की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। इसलिए साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं है बल्कि दीपक भी है। इस प्रकार साहित्य किसी वर्ग अथवा श्रेणी से संबंधित न होकर मनुष्य मात्रा की रुचि से, भावना से संबंधित होता है। धन्यवाद।